डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन इन डिफरेंशियल्स एन इक्वेशन इन डिफरेंशियल्स। तो ये जो डिफरेंशियल्स होता है ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे dy है, dx है, dy dx है, d2y dx स्क्वायर है, dy dx की प्लेस पे y डैश भी आ सकता है, इसकी प्लेस पे y डबल डैश भी आ सकता है, एटसेट्रा। तो ये वेरिएबल्स होंगे उस इक्वेशन में जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे d2y dx स्क्वायर, इसका होल क्यूब प्लस 3 dy होल रेज पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड है d2y dx स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस 2x y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव वाले टर्म है उसमें देखेंगे कि उसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। जैसे dy dx है तो इसका ऑर्डर 1 है, ये d2y dx स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर 2 है, फिर यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है, y ट्रिपल डैश का मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर हम यहाँ पे 4 कर लेते। तो अब देखिए कि इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2, इसमें तो एक ही डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर 2 है। फिर देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 3। फिर इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है बेटा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर होगी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड कंडीशन होती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है शुड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल्स। ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल का मतलब है कि पावर ऑफ डिफरेंशियल्स should be पॉजिटिव इंटीजर। तो डिफरेंशियल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पहले इसमें हम सब में देखेंगे कि डिफरेंशियल्स की पावर कितनी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशियल की पावर 4 है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी डिफरेंशियल की पावर 3 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डिफरेंशियल की पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे 2, इस वाले डिफरेंशियल की पावर 1 है और इस वाले डिफरेंशियल की पावर 4 है। ठीक है, तो सब में डिग्री को चेक किया जा सकता है। अब डिग्री क्या चीज होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको मार्क कर लीजिए,
ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी जो भी पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। फिर इसमें तो एक ही यही डेरिवेटिव है, तो यही हाईएस्ट होगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। फिर देखिए ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री काउंट कर लेंगे। अब इसमें डिग्री में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक और एग्जांपल देखिए, ये अंडर रूट 1 प्लस d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx रेज पावर 1/3। फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका डिग्री पता करना है। तो डिग्री के लिए पहले इसको हाईएस्ट पावर की फॉर्म में, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अभी तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी पावर को पॉजिटिव इंटीजर कर सकें कुछ सिंप्लीफाई करके। तो ये 1 प्लस d2 बाई dx स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा हाफ। तो ये हो गया dy dx, और इसका पावर हो गया 1/3। अभी जो फ्रैक्शनल पावर है, इसको हमें पॉजिटिव इंटीजर बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, टेकिंग 6 पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे स्क्वायर करते हैं, वैसे ही हमने दोनों तरफ 6 पावर्स इसके ऊपर लगा दिए, टेकिंग 6 पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो हो जाएगा 1 प्लस d2 बाई dx स्क्वायर रेज पर हाफ, और इसकी पावर 6 करेंगे तो ये इंटू 6 हो जाएगा। ऐसे ये dy dx होल रेज पर 1/3, और इस पूरे टर्म की पावर 6 करेंगे तो ये भी इंटू हो जाएगा। तो ये से कैंसिल होकर 3 हो गया, और ये कैंसिल होकर 2 आ गया। अब देखिए d2 बाई dx स्क्वायर की पावर 3 है और dy dx की पावर 2 है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब इसकी हम डिग्री चेक कर सकते हैं। तो डिग्री के लिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखेंगे। तो ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसकी जो भी पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 3 हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, when differentials are under transcendental functions, degree is not defined. अगर डिफरेंशियल्स किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर होंगे तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का क्या मतलब होता है, ये नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं, जैसे e रेज़ पर x, sin x,
इस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स एक्स हो गया, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉग एक्स, ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं इनको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। इन फंक्शंस के अंदर अगर डिफरेंशियल्स आ जाएंगे तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे d2y स्क्वायर प्लस साइन dy dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो फंक्शन है साइन, उसके अंदर एक डिफरेंशियल आ रखा है, तो अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर डिफरेंशियल होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। नॉट डिफाइंड इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसको पॉलिनोमियल नहीं बनाया जा सकता। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे d2 dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस साइन x इंटू dy dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें भी साइन x है, लेकिन साइन के अंदर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। ये साइन फंक्शन कंप्लीट हो गया और ये जो dy dx है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो जैसे साइन एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, उसके अंदर अगर डेरिवेटिव होता तब डिग्री नॉट डिफाइंड होती। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। तो अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव होगा, यानी कि x की प्लेस पे अगर यहाँ पे कोई डेरिवेटिव आ जाएगा तब डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब ये साइन x एक कंप्लीट फंक्शन है लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, सॉरी कोई भी डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साइन के अंदर ये डिफरेंशियल है, यहाँ पे साइन के अंदर डिफरेंशियल नहीं है, वो जो डिफरेंशियल है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, तो इसलिए इसमें ये चीज नहीं एप्लीकेबल होगी। तो फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव होगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव होगा, जैसे इसमें है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। लेकिन अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप पहले की तरह इसको चेक करोगे, देखो dy dx की पावर इधर 1 है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, यानी कि ये 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री चेक करना है, ठीक है। तो ये 5-7 मिनट की एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज 9.1 विद एग्जांपल्स। ये आपका होमवर्क। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 9.2, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए जैसे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है d2 dx स्क्वायर प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू साइन x प्लस cx प्लस d। तो इस तरह का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पहले सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन का क्या मतलब हो। तो आप देखिए कि जैसे एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और आपको यहाँ पे कुछ इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 और आपको पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन बताइए कि इन तीनों में से इसका कौन सा सॉल्यूशन है। तो आप इसमें x की वैल्यू इंसर्ट करोगे और जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 5। इसी तरह से अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और एक और इक्वेशन दी हुई है जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है,
उन्हीं वेरिएबल्स में एक नई इक्वेशन है, तो अगर ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चेक करते हैं कि ये इसको कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो जैसे y दे रखा है तो dy dx की वैल्यू निकालो, तो dy dx हो जाएगा cos x प्लस c। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करो तो dy dx स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन x। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो गया d2 dx स्क्वायर प्लस साइन x। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये माइनस साइन x हो गया और ये प्लस साइन x। तो ये साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा और ये 0 के इक्वल होगा। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन x प्लस cx प्लस d is a general solution to d2y dx square plus sin x is equal to 0। जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अगर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई अज्यूम्ड कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और इसमें देखो c और d दो अज्यूम्ड कांस्टेंट्स हैं, तो इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि c और d कुछ भी हो सकता है। c की जगह 5 रखो, d की जगह 7, तब भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। c की जगह 100 रख दो, d की जगह 1000 रख दो, तब भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए हम इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि c और d पे अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, यानी कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है जो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा किसी भी c और d की वैल्यू के लिए। एक और इसमें खास चीज है कि जो इसका ऑर्डर होगा, जैसे इसका ऑर्डर 2 है, उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखने की है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो अगर इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो उसका ऑर्डर भी 2 के इक्वल होगा। अगर इसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो ऑर्डर 3 होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो ये तो हर एक पॉइंट के लिए इसका सॉल्यूशन है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना है तो फिर वो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट x is equal to 0 and y is equal to 2। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो जैसे ये एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है sin x plus cx plus d। अगर हम इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे x को 0 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x is equal to 0, तो ये 2 is equal to 0 plus d, तो d की वैल्यू 2 हो गई। इसके साथ एक और कंडीशन दी हुई है कि x is equal to pi by 2, y is equal to 3। तो अब इसमें दूसरी कंडीशन डाल देंगे, तो y की प्लेस पे 3 आ जाएगा और x की प्लेस पे pi by 2 आ जाएगा। तो c x की प्लेस पे pi by 2 हो गया और d हो गया 2 के इक्वल। तो ये sin pi by 2 1 हो गया प्लस c इंटू pi by 2 प्लस 2। तो ये 2 + 1 3 से 3 कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू c इंटू pi by 2। तो c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो अब c और d की वैल्यू मिल गई। तो c और d की वैल्यू मिल गई तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा
therefore particular solution is y is equal to sin x plus c की वैल्यू रख दीजिए 0 into x प्लस d की वैल्यू रख दीजिए 2, तो ये y is equal to sin x plus 2, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ बेटा देखिए, तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसमें जो कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू आ जाती है और उसमें फिर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए ये जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट है लेकिन ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि 2 की प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे डी और सी की प्लेस पे कुछ भी आएगा तो ये सॉल्यूशन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स एक भी नहीं होंगे। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं और उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं जितना ऑर्डर होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो चेक करना बड़ा आसान है। अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सेकंड एक्सरसाइज एक तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कम और डिफरेंशिएशन की ज्यादा एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इसको वेरीफाई कराना है इससे। अगर ये इसको वेरीफाई कर देती है तब तो ये इसका सॉल्यूशन है, और अगर वेरीफाई नहीं करेगी तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सर। हाँ बेटा। सर पर इसमें भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी और डी। हाँ ये आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए तो जनरल सॉल्यूशन है बेटा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन है, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अच्छा ओके सर। तो देखिए सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें चेक करना है 1 से लेकर 10 तक के जो फंक्शंस हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप देखिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू √1 + x², और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश इज इक्वल टू x * y डिवाइडेड बाय 1 + x²।
तो इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। तो चेक करते हैं कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तब तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें चेन रूल लगेगा, पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करिए। तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y डैश की वैल्यू होगी। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। Therefore left hand side is equal to y dash and this is equal to x upon under root 1 plus x square. अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So therefore given equation is solution to given differential equation. तो ये दोनों एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, वो 10 मिनट की एक्सरसाइज है और ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन से चेक करना है। तो एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसको डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तब तो ये सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें हम y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी, और इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी x के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें y डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y डैश इज इक्वल टू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई x इंटू वाई डैश, तो इसमें y डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए। राइट हैंड साइड है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y हो गया x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ भी y की वैल्यू रखेंगे x इंटू साइन एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो।
ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स। इसमें से एक्स कॉमन निकालो तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So therefore, given equation is solution to given differential equation. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सर ये तो इजी है, हो जाएगा। हाँ बहुत इजी है, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। थर्ड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, तो थर्ड एक्सरसाइज नहीं है सिलेबस में और सिक्स्थ एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो बड़ा सिंपल था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है फोर्थ एक्सरसाइज से। थर्ड एक्सरसाइज हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो एक्सरसाइज 9.4 करते हैं। 9.4 भी सिंपल है अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो। ठीक है, तो उसको आप इंटीग्रेशन की रिवीजन की तरह पढ़िए, जैसे इंटीग्रेशन का रिवीजन करना है। तो देखिए अगर हम ये एक्सरसाइज 9.4 में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप ध्यान रखोगे तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। सबसे पहले है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसमें आप dy और dx को सेपरेट कर लीजिए। दो वेरिएबल्स के डिफरेंशियल्स गिवन होंगे तो उनको सेपरेट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल भी साथ में लेके चलते हैं, x इंटू dy प्लस y इंटू dx इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। और इसके साथ एक और इक्वेशन दे रखी है, y1 इज इक्वल टू 2। ये जो ब्रैकेट में होता है ये तो x की वैल्यू होती है, और जो राइट हैंड साइड में ये y की वैल्यू, ये इसका मतलब है। तो इन दोनों में से किसी भी एक तरह लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ होता है तो उसी पॉइंट पे सोल्यूशन निकालता है, तो उसको बोलता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो अगर ये वैल्यूज आपको दी हुई है तो पहले जनरल सॉल्यूशन आएगा, फिर उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू आएगी और फिर आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप देखिए बेटा, सबसे पहले dy और dx को सेपरेट कर लीजिए। तो dy को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और dx को राइट हैंड साइड में। तो dy और dx वाले टर्म्स हमने अलग कर लिए। फिर दूसरा स्टेप है, ब्रिंग ऑल फंक्शंस ऑफ y। तो y के जितने भी टर्म्स हैं उनको dy के साथ लेके आइए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट ऑफ x, और x वाले जितने भी फंक्शंस हैं विद dx, उनको dx के साथ लेके जाइए ऑन राइट हैंड साइड। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ट्राई टू कीप नेगेटिव साइन एंड कांस्टेंट्स। तो नेगेटिव साइन और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में रखिए विद dx।
तो जो नेगेटिव साइन है और कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड में dx के साथ रखेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, y वाले फंक्शन dy के साथ, तो ये dy/y हो जाएगा, और dx वाले फंक्शन x के साथ। तो dy के साथ y वाले फंक्शंस और dx के साथ x वाले फंक्शंस, ये हमारा दूसरा स्टेप है। अगर कोई कांस्टेंट्स है तो वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है, नेगेटिव साइन है तो उसको भी राइट हैंड साइड में रखना है। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा स्टेप है इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड फाइंड द सॉल्यूशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, c कैन बी टेकन विद मेजॉरिटी फंक्शन। c को हम किसी फंक्शन के साथ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल log c, tan इनवर्स c एटसेट्रा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज करते थे, अगर सारे फंक्शन log में है तो हम c की प्लेस पे log c लिख सकते हैं, सारे फंक्शन tan इनवर्स में है तो हम c की प्लेस पे tan इनवर्स c लिख सकते हैं। मतलब c को किसी फंक्शन के साथ भी लिया जा सकता है। तो देखिए ये अलग हो गए दोनों वेरिएबल्स वाले फंक्शंस। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो इसका 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस c1, और ये माइनस log x प्लस c2। तो 1/x का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है, वैसे ही 1/y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log y हो जाएगा। तो हो जाएगा log y, इसको भी इधर ले आइए, प्लस log x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। अब दो कांस्टेंट को अगर माइनस करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हमने c3 सपोज कर लिया या c सपोज कर लीजिए, where c is equal to c2 माइनस c1। अब log की प्रॉपर्टी लगाइए तो log m प्लस log n log mn हो जाएगा। और अगर हम log को हटाते हैं तो ये बेस और ये पावर बन जाएगा, तो मॉडुलस xy इज इक्वल टू e रेज पावर c। और अगर हम मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस माइनस e रेज पावर c आ जाएगा। और कांस्टेंट में प्लस माइनस लगाओगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो मैं इसको c डैश ले लेता हूं। तो ये c डैश हो गया, तो प्लस माइनस e रेज पावर c डैश को हम c ले लेंगे, तो ये हो गया xy इज इक्वल टू c, वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस e रेज पावर c डैश। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है एक, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy dx है बस इसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा c। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इसमें x और y की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इधर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालूंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं इधर से। Now x is equal to 1 and y is equal to 2, ये गिवन है। तो therefore इक्वेशन नंबर 1 becomes, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x की वैल्यू डालिए 1, y की वैल्यू डालिए 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई 2, तो c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा xy इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया एंड दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये जो xy इज इक्वल टू c है, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दैट इज जनरल सॉल्यूशन, और अगर आपने जो भी पॉइंट गिवन है उससे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसको रिप्लेस कर दिया, तो अब उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहा है,
तो दैट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब मैं इसमें जो लास्ट में नोट लिखवाया था उसको इससे समझाता हूं कि यहाँ पे C की प्लेस पे हम कोई मेजॉरिटी फंक्शन के साथ भी इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे C1 और C2 लिखा हुआ है, तो ये बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इधर C1 और C2 ये C2 माइनस C1 होके एक कांस्टेंट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक ही तरफ C लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि दो कांस्टेंट को माइनस करके भी एक नया कांस्टेंट आता है, तो एक ही तरफ C लिखेंगे dx की तरफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से करते हैं, जहां पे हम C को एक मेजॉरिटी फंक्शन के साथ लेंगे। तो अब आप एक चीज देखिए कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस dx और dy को अलग करके इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन की एक एक्सरसाइज की तरह है। तो देखिए यहां तक तो ये क्वेश्चन सेम ही रहेगा, dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। log y टू द बेस c, इधर ये हो जाएगा माइनस log x टू द बेस c, और जब सारे फंक्शन log में है तो हमने इसको log c लिख दिया। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाला नोट आपको लिखवाया था कि c कैन बी टेकन विद मेजॉरिटी फंक्शन, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐसे हम एक मेजॉरिटी फंक्शन के साथ ले सकते हैं। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तो ये log x प्लस log y इज इक्वल टू log c, तो हो जाएगा log xy टू द बेस e इज इक्वल टू log c। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, तो मॉडुलस xy इज इक्वल टू c हो गया। मॉडुलस xy इज इक्वल टू c, तो xy इज इक्वल टू प्लस माइनस c। अगर आपको c को अज्यूम करना पड़े तो उसको c डैश लिख लिया करो, ताकि फाइनल आंसर में c आ सके। तो अब हम इसको लिख देंगे xy इज इक्वल टू c, वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस c डैश। तो देखिए फिर से वही जनरल सॉल्यूशन आ गया, xy इज इक्वल टू c। तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको हमेशा मेजॉरिटी फंक्शन के साथ लेना है। आप मेजॉरिटी फंक्शन के साथ ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, दोनों से फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो xy इज इक्वल टू c इज अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो अभी आपका एक्सरसाइज 9.4 विद एग्जांपल्स होमवर्क होगी। तो आपको 3 एक्सरसाइजेस होमवर्क करनी है, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.2 एंड एक्सरसाइज 9.4 विद एग्जांपल्स। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा, उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इनके डाउट्स करते हैं। सर आप इंटीग्रल्स के असाइनमेंट भेज दोगे सर एक बार? भेज दूंगा बेटा। ओके सर। ओके बेटा।